हेलो दोस्तों, मैं अजय कुमार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे इसमें इतिहास से संबंधित और पढ़ाई से संबंधित वीडियो मिलेगी। आइए पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल, जिसमें हड़प्पा काल के बारे में आज जानेंगे। प्रागैतिहासिक काल। पहला, कोई लिखित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। दूसरा, पुरातत्व से विकास और पुरातात्विक अवशेषों को समझने में काफ़ी मदद मिलती है। इस अवधि में रहने वाले लोगों का जीवन और संस्कृति है। तीसरा, पुरातात्विक अवशेष। प्रागैतिहासिक काल के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर से औजार, मिट्टी से बर्तन, कलाकृतियाँ और धातु के उपकरण हैं। प्रागैतिहासिक युग की डेटिंग तकनीक। पहला, रेडियो कार्बन डेटिंग। यह कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की हानि को मापने पर आधारित है, एक निर्धारित समय के लिए। दूसरा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। लकड़ी में पेड़ के छल्लों की संख्या को संदर्भित करता है। गिनती करके लकड़ी में वृक्षों की छल्लों की संख्या, लकड़ी की तिथि का पता चलता है। कार्बन डेटिंग से डेंड्रोक्रोनोलॉजी के संदर्भ में। भारत में पुराने पाषाण युग 2 मिलियन ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के प्रसिद्ध स्थल। पहला, सोन घाटी और कोतवाल पठार। दूसरा, उत्तर भारत में शिवालिक की पहाड़ियाँ। तीसरा, मध्य प्रदेश में भीमबेटका। चौथा, नर्मदा घाटी में आदमगढ़ की पहाड़ियाँ। पाँचवा, आंध्र प्रदेश में कुर्नूल। छठा, चेन्नई के पास अतिरथम। विशेषताएं। शिकारी संग्राहक। भोजन जानवरों का शिकार करते और खाद्य पौधों और कंदों को इकट्ठा करके प्राप्त किया जाता था। उन्होंने जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर से औजारों का इस्तेमाल किया। हाथ के आकार के और बड़े बड़े कंकड़। पत्थर के औजार क्वार्टजाइट नामक कठोर चट्टान से बने होते हैं। भाषा और संचार अच्छी तरह से ज्ञात नहीं थे। समय बीतने के साथ उनके जीवन का तरीका संशोधित हो गया, क्योंकि उन्होंने जानवरों, नर कच्चे बर्तनों को पालतू बनाने और कुछ पौधों को उगाने का प्रयास किया। भीमबेटका और अन्य स्थानों पर चट्टानों पर कुछ पुराने पाषाण युग के चित्र भी पाए गए हैं। पालतू जानवर, नर बच्चे, कच्चे बर्तन और कुछ पौधे उगाते हैं। मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का संक्रमण है। प्रसिद्ध स्थल। गुजरात में लंघनाज यहाँ से प्रसिद्ध स्थल है। मध्य प्रदेश में आजमगढ़। तीसरा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ स्थान हैं। विशेषताएं। शैलाश्रयों में पाए गए चित्र और उत्कीर्णन मध्य पाषाण काल के लोगों के सामाजिक जीवन और आर्थिक गतिविधियों के बारे में एक विचार देते हैं। शिकार इकट्ठा करने की जीवन शैली जारी रही। ऐसा लगता है कि बड़े जानवरों के शिकार से छोटे जानवरों के शिकार और मछली पकड़ने की ओर बदलाव आया है। विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजार मिलते हैं। ये छोटे पत्थर की कलाकृतियाँ हैं जो अक्सर 5 सेंटीमीटर से अधिक आकार की होती है और इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे आकार के पत्थर होते हैं। धनुष और बाण का प्रयोग इस काल में प्रारंभ हुआ। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक रहने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए पशुपालन, बागवानी और आदिम खेती शुरू हुई। इन स्थलों पर जानवरों की हड्डियां पाई जाती हैं। इनमें कुत्ते, हिरण, सूअर और शुतुरमुर्ग शामिल हैं। कभी कभी कुछ लघु पाषाण और संतों के साथ मृतकों को दफनाने का अभ्यास किया जाता है। नव पाषाण युग 6,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व।
महत्वपूर्ण स्थल पहला कश्मीर घाटी, दूसरा बिहार में चिरांद, तीसरा बेलन घाटी यूपी में, चौथा दक्कन में तंजौर, पांचवा दक्षिण भारत कर्नाटक में मास्ती, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और तोडुतेल, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली और आंध्र प्रदेश में ऊटनूर है। विशेषणिक विशेषताएं: कृषि का अभ्यास, पशुओं को पालतू बनाना, पत्थरों से औजारों को चमकाना और मिट्टी से बर्तनों का निर्माण है। पौधों की खेती और जानवरों को पालने के कारण गतिहीन जीवन पर आधारित ग्रामीण समुदायों का उदय हुआ। घास की झोपड़ियों के बजाय मिट्टी की ईंट से घर बनाए गए। मिट्टी से बर्तन बनाने के लिए पहियों का उपयोग किया जाता था। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग खाना पकाने के साथ साथ साधनों के भंडारण के लिए भी किया जाता था। कृषि में भी सुधार हुआ। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा की खेती होती थी। चावल की खेती पूर्वी भारत में व्याप्त थी। भेड़, बकरियों और मवेशियों को पालना व्यापक रूप से प्रचलित था। मवेशियों का उपयोग खेती और परिवहन के लिए किया जाता था। कृषि में सुधार हुआ। गेहूं, जौ, चावल, बाजरा की खेती हुई। चावल की खेती पूर्वी भारत में व्याप्त थी, यानी पूर्वी भारत में चावल की खेती ज्यादा होता था। नवपाषाण युग के लोग सूती और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। उपकरण और अन्य उपकरण बनाने की तकनीक में सुधार। पत्थरों के औजारों पर अब शिकार करने और पेड़ काटने की पॉलिश की जाती थी। धातु युग या चाल्कोलिथिक, तांबा पत्थर काल है। जब तांबे और कांसे का प्रयोग होने लगा तो धातु के अयस्क गलाने और धातु की कलाकृतियों को तैयार करने की नई तकनीक विकसित हुई। लोग धातु के अयस्कों को प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी की यात्रा करने लगे। यही कारण है कि ताम्रपाषाण संस्कृतियां भारत के कई हिस्सों में पाई गई है। चाल्कोलिथिक संस्कृतियां नदी घाटियों में विकसित हुई थी। हड़प्पा संस्कृतियों को ताम्रपाषाण संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। तमिलनाडु के पय्यमपल्ली में कई कांस्य और तांबे की वस्तुएं, टेराकोटा की मूर्तियां और मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। लौह युग 1200 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। चाल्कोलिथिक युग के बाद लौह युग आता है। वेदों में अक्सर लोहे का उल्लेख मिलता है। दक्षिणी प्रायद्वीप का लौह युग प्रायः मध्य महापाषाणकालीन शवों से संबंधित है। मेगालिथ का अर्थ होता है बड़ा पत्थर। कब्र के गड्ढे इन पत्थरों से ढके हुए थे जो दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण महापाषाण स्थल: कर्नाटक में हल्लूर और मास्ती, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और तमिलनाडु में अदिचनल्लूर। कब्र के गड्ढों में काले और लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे की कलाकृतियां जैसे कुदाल और दरांती और छोटे हथियार पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था, लेकिन बाद में इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। सिंधु घाटी में सबसे पहले उत्खनन पश्चिम पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो दोनों अब पाकिस्तान में किए गए थे। उत्पत्ति और विकास। विकास के 4 महत्वपूर्ण चरणों या चरणों के साथ धीरे धीरे विकास, जैसे पहला पूर्व प्रारंभिक परिपक्व और उत्तर हड़प्पा चरण है। पूर्व हड़प्पा चरण पूर्वी बलूचिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो उत्तर पश्चिम में 150 मील की दूरी पर स्थित मेहरगढ़ की खुदाई से पूर्व हड़प्पा संस्कृति के अस्तित्व का पता चलता है। खानाबदोश लोग एक व्यवस्थित ऋषि जीवन जीने लगे थे। प्रारंभिक हड़प्पा चरण
मैदानी इलाकों में बड़े बड़े गांवों में लोग रहते थे। सिंधु घाटी में नगरों का क्रमिक विकास हुआ, साथ ही ग्रामीण से शहरी जीवन में संक्रमण इसी अवधि के दौरान हुआ। परिपक्व हड़प्पा अवस्था में आम्रीय और तोड़दीजी के स्तर प्रारंभिक हड़प्पा काल के साक्ष्य बने हुए हैं। ये भी परिपक्व हड़प्पा अवस्था। महान नगरों का उदय हुआ। तालिबंदन में उत्खनन विस्तृत नगर योजना और शहरी सुविधाओं के साथ विकास के इस चरण को साबित करता है। उत्तर हड़प्पा चरण। सिंधु संस्कृति का ह्रास शुरू हो गया। लोथल की खुदाई से विकास के इस चरण का पता चलता है। लोथल हड़प्पा सभ्यता और भारत के शेष भाग के साथ साथ मेसोपोटामिया के बीच व्यापार का एक एम्पोरियम बना रहा। हड़प्पा संस्कृति की तिथि। रेडियो कार्बन पद्धति के आगमन ने लगभग सटीक तिथियां तय करने का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरा, डी.पी. अग्रवाल के निष्कर्ष निकाला कि इस संस्कृति की कुल अवधि 2300 और 1750 ईसा पूर्व के बीच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थल। पहला, सिंध में तोड़दीजी। दूसरा, राजस्थान से कालीबंगा। तीसरा, पंजाब में रोपड़। चौथा, हरियाणा में बनावली। पांचवा, गुजरात में लोथल, सुरकोट, धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं। नगर नियोजन। ग्रिड प्रणाली के तर्ज पर, यानी सड़कें और गलियां एक दूसरे को लगभग समतोल पर काटती हैं और इस प्रकार शहर को कई आयताकार ब्लॉकों में विभाजित करती है। दूसरा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तालिबंदन में प्रत्येक का अपना टीला था जो मिट्टी की ईंट के ऊंचे मंच पर बना था। तीसरा, प्रत्येक शहर में गढ़ के नीचे एक निचला शहर होता है जिसमें ईंट के घर होते हैं जिनमें आम लोग रहते थे। हड़प्पा के गढ़ में 6 अन्न भंडार थे। महत्वपूर्ण विशेषताएं। निर्माण में पत्ती ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग और पत्थर की इमारतों का अभावस्था। एक और उल्लेखनीय विशेषता भूमिगत जल निकासी प्रणाली थी जो सभी घरों को सड़क की नालियों से जोड़ती थी जो पत्थर की पट्टियों या ईंटों से ढकी होती थी। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार। 39 फीट लंबाई, 23 फीट चौड़ाई और 8 फीट गहराई मापने वाला सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है। यह एक अनुष्ठानिक स्नान स्थल के रूप में काम किया होगा। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना था। आर्थिक जीवन। कृषि, उद्योग और शिल्प और व्यापार जैसे आर्थिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में प्रगति। तिल, सरसों और कपास के अलावा गेहूं और जौ मुख्य फसलें उगाई जाती थीं। भंडारण के लिए अन्न भंडार। भेड़, बकरी और भैंस जैसे जानवरों को पालतू बनाया जाता था। घोड़े का उपयोग अभी तक दृढ़ता से स्थापित नहीं हुआ है। हिरण सहित कई अन्य जानवरों का भोजन के लिए शिकार किया जाता था। व्यापार। विदेशी व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ होता था। आयातित उत्पाद सोना, तांबा, टीन और कई अर्ध कीमती पत्थर। मुख्य निर्यात कई कृषि उत्पादों जैसे गेहूं, जौ, मटर, तिलहन और कपास के सामान, मिट्टी के बर्तन, मोती, टेराकोटा सहित विभिन्न प्रकार के तैयार उत्पाद थे। आंकड़े और हाथी दांत उत्पादों। सिंधु और सुमेरियन लोगों के बीच व्यापारिक संबंध साबित करने के लिए बहुत सारे सबूत हैं। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी की कई मुहरें मिलती हैं।
व्यापार वस्तु विनिमय पड़ता था उसमें। सिंधु घाटी की मुहरें और टेराकोटा मॉडल भूमि परिवहन के लिए बैलगाड़ियों, बैलों, नदी और समुद्री परिवहन के लिए नावों और जहाजों के उपयोग का खुलासा करते हैं। सामाजिक जीवन। पुरुषों और महिलाओं दोनों की पोशाक में कपड़े के दो टुकड़े होते थे, एक ऊपरी वस्त्र और दूसरा निचला वस्त्र। मोती पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहने जाते थे। चूड़ियाँ, कंगन, पट्टीदार करधानी, पायल, झुमके और अंगूठियाँ जैसे आभूषण महिलाओं द्वारा पहने जाते थे, जो कि अभी भी ये सभी महिलाओं द्वारा ही पहनी जाती हैं। ये आभूषण सोने, चांदी, कांसे, तांबे और अर्धकीमती पत्थरों से बने थे। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग आम था। मोहनजोदड़ो में मिट्टी के बर्तन, पत्थर, शंख, हाथी दांत और धातु से बने विभिन्न घरेलू सामान पाए गए हैं। तल्ली, सुई, तंगी, मछली का कांटा, चांदू के तांबे बने होते हैं। बच्चों के खिलौनों में मिट्टी की छोटी गाड़ियाँ शामिल है। खेलों के लिए कंचों, गेंदों और पासों का उपयोग किया जाता था। मछली पकड़ना एक नियमित व्यवसाय था, जबकि शिकार और सांडों की लड़ाई अन्य मनोरंजन थे। लिखी हुई कहानी। हड़प्पा लिपि तो अभी पूरी तरह से पढ़ा जाना बाकी है। लिपि अधिकतर दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कुछ लंबी मुहरों में वैकल्पिक पंक्तियों में उल्टी दिशा में लिखने की ब्रस्टोफेरन पद्धति को अपनाया गया था। धर्म। पशुपति यानी प्रोटोशिप, 3 चेहरों और 2 सिरों के साथ एक अवधिक स्थिति में बैठे प्रमुख पुरुष देवता को मुहरों में दर्शाया गया है। वह 4 जानवरों से घिरा हुआ है। हाथी, बाघ, गैंडा और भैंस प्रत्येक एक अलग दिशा का सामना कर रहे हैं। समाधि के तरीके। मोहनजोदड़ो में पूर्ण अंत्येष्टि और दाह संस्कार के बाद लोकप्रिय थे। लोथल में कब्रगाह को पत्ती ईंटों से सजाया गया था, जो ताबूतों के उपयोग का संकेत देता था। हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत भी मिले थे, हालांकि सती प्रथा का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हड़प्पा संस्कृति का पतन। हड़प्पा संस्कृति के पतन के कारणों के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। विभिन्न सिद्धांतों को पोस्ट किया गया है। बार बार आने वाली बाढ़, नदियों के सूखने, अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी और कभी कभी आने वाले भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हड़प्पा नगर का पतन हो सकता था। आक्रमण। कुछ विद्वानों के अनुसार अंतिम आघात आर्यों के आक्रमण से हुआ। ऋग्वेद में टिल्लों का विनाश उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो में एक साथ मानव संसाधनों की खोज इंगित करती है इस शहर पर विदेशियों ने आक्रमण किया था। आर्यों के पास बेहतर हथियारों के साथ साथ तेज घोड़े भी थे, जो शायद उन्हें इस क्षेत्र का स्वामी बनने में सक्षम बनाते हैं।